देख रहे थे रविशंकर प्रसाद को, जिन्होंने सीधे तौर पर न सिर्फ आईएनडीए गठबंधन पर कई सवाल उठाए, बल्कि जिस तरीके से लगातार सनातन धर्म को लेकर किसी भी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया, उस पर भी उन्होंने कई बयान उठाए हैं यहाँ पर। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में दुनिया भर के 59 देशों के प्रख्यात वैज्ञानिक और किसान हो रहे हैं शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में किया स्वागत। रक्षा मंत्री सीमा सड़क संगठन द्वारा विकसित 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 90 महत्वपूर्ण आधारभूत परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। भारतीय जनता पार्टी ने आईएनडीए गठबंधन पर किया पलटवार। रविशंकर प्रसाद ने कहा, सनातन धर्म का विरोध करना है इस गठबंधन का एजेंडा। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई। कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर का हुआ था एएसआई सर्वेक्षण। लीबिया में तूफान डेनियल के बाद आई बारिश और बाढ़ ने मचाई भारी तबाही। 2000 से ज्यादा लोगों की मौत। राहत और बचाव कार्य जारी। मोरक्को में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 2800 के पार। घायलों का आंकड़ा 2500 के पहुंचा पार। स्पेन, ब्रिटेन और कतर से आए बचाव दल मलबे में दबे लोगों को निकालने में जुटे। और एशिया कप क्रिकेट के सुपर 4 मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 228 रन से दी करारी शिकस्त। कोहली राहुल के शतक के बाद कुलदीप यादव ने झटके 5 विकेट। भारत का श्रीलंका से होगा मुकाबला। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के 59 देशों के प्रख्यात वैज्ञानिक, किसान और उनसे जुड़े लोग शामिल हो रहे हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। संगोष्ठी में खाद्य और कृषि के लिए पौधों के आनुवांशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुच्छेद 9 में उल्लेखित किसानों के अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने अपने पौधों की विविधता और किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 के माध्यम से पौधों की विविधता पंजीकरण के संदर्भ में किसानों के अधिकारों को शामिल किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर भी रहेंगी। वे बुधवार को गांधीनगर में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन परियोजना का उद्घाटन करेंगी और गुजरात विधानसभा के सदस्यों को संबोधित करेंगी। उसी दिन राष्ट्रपति मुर्मू केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की आयुष्मान भव पहल का भी शुभारंभ करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। जम्मू एयरपोर्ट पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। अपनी यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह जम्मू में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री सीमा संगठन बीआरओ द्वारा विकसित 90 महत्वपूर्ण आधारभूत परियोजनाओं में से कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। इन परियोजनाओं के निर्माण में 2941 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वे जम्मू डिवीजन के सांबा जिले में इन परियोजनाओं का आज लोकार्पण और उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री सांबा जिले में विश्नहा कोल्हापुर फूलपुर मार्ग पर करीब 430 मीटर लंबे अत्याधुनिक देवक पुल का उद्घाटन करेंगे। यह पुल रक्षा सेनाओं के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राजनाथ सिंह अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन भी वर्चुअल रूप में करेंगे। इन परियोजनाओं में से 11 जम्मू कश्मीर में, 26 लद्दाख, 36 अरुणाचल प्रदेश, 5 मिजोरम और 3 हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। रक्षा मंत्री नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2023 में भी हिस्सा लेंगे। 2 दिन की जम्मू कश्मीर की यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री सीमावर्ती क्षेत्रों में जाकर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा भी करेंगे। और वहीं अगर बात की जाए, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल 3 दिवसीय दौरे पर रूस के लिए रवाना हो गए हैं। उनके साथ एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। सोनोवाल अपने 3 दिवसीय प्रवास के दौरान व्यापारिक नेताओं और विदेशी भागीदारों के साथ बातचीत करेंगे।
इस दौरान वे रूस के पूर्वी शहर व्लादिवोस्तोक में आयोजित 8वीं पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में चीन, लाओस, मंगोलिया और आसियान देशों के प्रतिनिधिमंडल भी भाग ले रहे हैं। इस बैठक को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन संबोधित करेंगे। और आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं राजधानी दिल्ली का, जहां राष्ट्रपति कार्यक्रम में मौजूद हैं। For the global symposium on farmers' rights, which is taking up the issues closest to my heart. Since my childhood, I have been taught to live in harmony with nature. The wide range of biodiversity, wildlife, and varieties of exotic plants and creatures have always enriched our lives and made this planet beautiful. In this context, I say with conviction that our farmers since the beginning of civilization are the real engineers and scientists. They have harnessed the energy and bounties of nature for the benefit of humanity. A Nobel laureate and economist, while visiting a village in Bihar, once remarked, "Indian farmers are better than scientists." I entirely agree with this statement, as in agriculture, we have seamlessly blended tradition with technology. As you all know, agriculture is the first vocation known to humankind, and it thrived on agrobiodiversity that Mother Nature has given us. The farming fraternity of the world is its foremost conserver. You are the true guardians of crop diversity. Though I know that we have lost many plants and species, we all must appreciate your endeavor to protect and revive many varieties of plants and species whose existence is crucial to all of us. Dear delegates, I am happy that the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture has chosen India as the venue of the first global symposium of farmers' rights, and appropriately so, as India is an ancient civilization where our traditions, culture, and agriculture are part of the same fabric. This is the land which has internationalized since ages the concept of Vasudhaiva Kutumbakam, meaning that the entire world is one family. I welcome all of you to this sacred land which has abiding faith in well-being of every culture of the nature. Our ancient scriptures guide us with widely benevolent teachings of Sarve Bhavantu Sukhino, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Paschantu, Ma Kasit Dukho Bhagya Bhavet. It means may all be prosperous and happy, may all be free from illness, may all see what is spiritually uplifting, and may no one suffer. According to the International Union for Conservation of Nature, India is a mega diverse country with only 2.4% of the world's land area, but accounts for 7-8% of all recorded species of plants and animals. There are about 45,000 species of plants, which is about 7% of world's total. In terms of biodiversity, India ranks as one of the nations endowed with widest range of plants and species. This rich agrobiodiversity of India has been a treasure trove for the global community at large. Our farmers have toiled and enterprisingly conjured local varieties and plants. Domesticated wild plants and nurtured traditional varieties that have provided the building blocks for different crop breeding programs. This has ensured the food and nutritional security for human beings and animals. The area-specific varieties of crops are closely associated with society and culture and often
contain medicinal properties. Agricultural research and technology development has enabled the country to multiply product of food grains, horticulture, fisheries, milk, and eggs many times since 1950-51, thus making a visible impact on the national food and nutrition security. The efforts of our agrobiodiversity conservers and industrious farmers, scientists, and policymakers, coupled with governmental support, have played a key role in giving fillip to multiple agricultural revolutions in the country. All of them are worthy of our unreserved praise and respect for achieving this incredible feat. This is important as in the raging debate of food sovereignty versus food security. I firmly believe that the technology and science can serve as an effective protector and enhancer of heritage knowledge. Dear ladies and gentlemen, the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture signed in 2001 was one of the most important international agreements among member countries to conserve, use, and manage plant genetic resources for food and agriculture. For the first time, it talked about guaranteeing food security through conservation, exchange, and sustainable use of the world's plant genetic resources for food and agriculture. India had taken a lead in introducing the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act 2001, which is aligned to the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture to protect our farmers. My country provides a range of rights to farmers, including use, reuse, save, share, and sell the unbranded seeds of the registered variety. Besides, Indian farmers can register their own varieties which get protection. Such an act can serve as an excellent model worthy of emulation for the entire world. It gains further importance in the work of challenges posed by climate change and also to fulfill the sustainable development goals of the United Nations as our collective responsibility towards humanity. The climate change challenge has put an onus on conservation of our traditional farmers' varieties, including those of millets, which are not only endowed with inherent tolerance to various stresses on our ecosystem, but also hold within themselves the nutritional profile that could be the key in providing a solution to the food and health requirements of a large proportion of human and livestock population. The declaration of the year 2023 as the Year of Millets by the United Nations is a step in this direction. Dear delegates, this symposium, the very first of its kind in the world, provides a golden opportunity to the world's fraternity in realigning their priorities and programs according to the needs of humanity and to make a common commitment. I hope this symposium would be a milestone in further taking significant steps towards our commitment for fulfillment of farmers' rights world over. I am glad to learn that this event also includes various categories of awards for communities and individuals in recognition of their enormous contribution as savior of the plant genome. I have no hesitation in saying that by saving, preserving, and nurturing biodiversity, you are not only saving humanity but the entire planet. I watched a powerful 3-minute film titled The Guardians of the Mighty Little Seeds. It begins as a seed aptly describes itself, saying, I am tiny, but I am mighty. I am tiny,
but I give birth to so many. You, as the guardians of these little seeds, are vested with exceptional power and responsibility. I wish more power to you. हम भारत में किसानों को अन्नदाता कहते हैं। ये केवल भारत नहीं, पूरा दुनिया में जो किसान होते हैं मानव संपदा को केवल नहीं, पशु संपदा को भी अन्न देते हैं। अन्नदाता अन्न देते हैं और हम उसको अन्न लेके जो भी काम करते हैं। आज अन्न है इसीलिए ये तन है, ये तन है इसीलिए बहुत सारे काम करने के लिए हम मन बनाते हैं, चाहे और साइंस हो, चाहे और टेक्नोलॉजी हो, चाहे और फार्मास हो, कोई भी हो। इसीलिए अन्नदाता नमन होते हैं, नमस्य होते हैं, हम उनको नमन करते हैं। देश विदेश में सारा दुनिया में अन्नदाता शायद 70% है। उनके अधिकारियों को रक्षा करना, सुरक्षा करना और उनके भविष्य को के लिए चिंता करना हम सबका काम है। आज इसी विषय पे सिंपोजियम हो रहा है। उनके मुझे लगता है उनके भविष्य जो उज्जवल होगा, देश विदेश या दुनिया उज्जवल होगा, दुनिया की प्रॉस्पेरिटी होगा। इसीलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस प्रोग्राम के लिए। सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। जय हिंद, जय किसान। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीधे तौर पर यही कहा कि हमारे देश में जिस तरीके से जो पौधों की विविधता है और उसको संरक्षित हम कर रहे हैं, उसी तरह किसानों के जो अधिकार हैं उसको भी संरक्षित किया जाना चाहिए। और पूरे ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में लगातार जो किसान हैं, अन्नदाता हैं, उनके महत्व को हर कोई जानता है, समझता है, आवश्यकता है तो उनको भी संरक्षित करने की, उनको भी संरक्षण दिया जाए, उनके अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सके। फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए DD न्यूज़ पर। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत DD न्यूज़ पर। मिशन चंद्रयान और सूर्ययान के बाद अब भारत समुद्रयान की तैयारी में है। इसका परीक्षण अगले साल हो सकता है। चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान में निर्माणाधीन मत्स्य 6000 एक सबमर्सिबल है। भारत के पहले महासागर मिशन समुद्रयान के तहत गहरे समुद्र में मानव को भेजने के मिशन समुद्रयान के तहत स्वदेशी पनडुब्बी मत्स्य 6000 में समुद्र के अंदर 6 किलोमीटर गहराई में 3 समुद्र यात्रियों को भेजने की योजना है। यह मिशन समुद्र की गहराई में छिपे रहस्यों को जानने में मदद करेगा। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने मानवयुक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 का निरीक्षण किया। यह परियोजना समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को परेशान नहीं करेगी। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री मोदी को G20 शिखर सम्मेलन की सफलता पर बधाई दी है। गेट्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की भूमिका पर आम सहमति बनना एक बड़ी उपलब्धि है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में दुनिया को अधिक सुरक्षित, स्वस्थ और न्यायपूर्ण बनाने की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी को बधाई। और बात लीबिया की, जहां डेनियल तूफान के बाद भारी बारिश और बाढ़ की त्रासदी को झेल रहा देश है। भूमध्य सागर में उठे इस तूफान के कारण पिछले 2 दिनों में लीबिया के कई शहर जलमग्न हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 2000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों की संख्या में लोग घायल हैं। लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए सरकार ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए लीबिया ने अंतर्राष्ट्रीय मदद की गुहार लगाई है।
वहीं मोरक्को में आए भूकंप ने भी जानमाल को काफी नुकसान पहुंचाया है। इस भूकंप से मरने वालों की संख्या अब 2800 के पार पहुंच चुकी है। कई देशों के सहायता दल सुविधाओं से जुड़ी कई तरह की सामग्री लेकर पीड़ितों के बीच पहुंच रहे हैं। स्पेन, कतर, ब्रिटेन, इजराइल और यूएई की सहभागिता वाले अभियान में दूर दराज के इलाकों में बचाव दल पहुंचने लगे हैं। शुक्रवार रात आए भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2862 हो चुकी है, जबकि 2562 लोग घायल हैं। शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान प्राचीन मार्केट शहर में हुआ है। प्राचीन शहर का बड़ा हिस्सा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। उसे भूकंप से भारी नुकसान हुआ है। सजोकर रखी गई तमाम प्राचीन इमारतें जमीन हिलने से धराशायी हो गई हैं। और बात एशिया कप की, जहां कल पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद आज भारतीय टीम सह मेजबान और गत विजेता श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतरेगी। प्रतियोगिता में भारत ने अब तक अपनी दमदार बल्लेबाजी और धारदार गेंदबाजी का उम्दा प्रदर्शन किया है। वहीं श्रीलंका इस प्रतियोगिता में अब तक वैसा खेल नहीं दिखा पाई है। अफगानिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ पिछले दोनों मैच में श्रीलंकाई टीम में करीबी जीत हासिल की थी। श्रीलंका के खिलाफ इस मुकाबले में जीत दर्ज कर भारत फाइनल में अपनी जगह पक्की करना चाहेगा। और बात करते हैं पोषक तत्व की भी। हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं पोषक तत्व। इसमें कार्बोहाइड्रेट की अगर बात की जाए, स्वास्थ्य के लिए कार्बोहाइड्रेट की क्या उपयोगिता है और कैसे कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता को पूर्ण किया जा सकता है, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। हमें हर रोज कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। भोजन में उपस्थित पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, जो तंदुरुस्त शरीर और स्वस्थ दिमाग के लिए आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत शर्करा, स्टार्च और रेशे युक्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट बच्चों के स्वास्थ्य के लिए वसा एवं प्रोटीन के साथ साथ एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। यह बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए अति आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है शरीर को। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज हैं, 1 चम्मच चीनी में 20 कैलोरीज हैं और 1 रोटी में अगर हम देखें तो वो 3 चम्मच चीनी के बराबर हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट के 2 सोर्स हैं, निम्न व उच्च सोर्स। उच्च श्रेणी में जो खाद्य पदार्थ आते हैं उसमें है अनाज, मिलेट्स, गेहूं व चावल और उनके उत्पाद, आलू, शकरकंदी, शहद, खजूर, गुड़ व गुड़ से बनी हुई मिठाइयाँ, फल व ताज़े फलों का रस। फलों में हम कहेंगे आम, केला, चीकू, अंगूर और घर में बनी हुई पौष्टिक मिठाइयाँ जैसे पंजीरी बनाई गई, लड्डू व दूध की मिठाइयाँ जिसमें खीर, सेवियाँ वगैरह आ जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य पोषक तत्व है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। हमारा पाचन तंत्र कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज यानी रक्त शर्करा में बदलता है। इस ग्लूकोज का उपयोग हमारे शरीर की कोशिकाएं, ऊतक और अंग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखना, संपूर्ण शरीर को आवश्यक ऊर्जा देना और हृदय की मांसपेशियों व कोशिकाओं को उचित कार्य करने में मदद करना, इन सभी कार्यों में सहायक होता है कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व। निम्न स्रोतों में प्रमुख है चीनी व चीनी से बनाए हुए प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ जिसमें केक, बिस्कुट, सिरप्स, स्वीट्स, आइसक्रीम और आलू के बने हुए चिप्स, मैदा की बनी हुई नमकीनें आदि अगर अधिक मात्रा में ली जाएं तो भविष्य में रोगों का कारण बनती हैं। प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट की कितनी आवश्यकता व्यक्ति को होगी, इसकी मात्रा प्रत्येक व्यक्ति में अलग होती है। शरीर के सुचारू कामकाज के लिए कार्बोहाइड्रेट बेहद महत्वपूर्ण है। कुछ कार्बोहाइड्रेट खाली कैलोरी प्रदान करते हैं, वहीं कुछ स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसलिए अपना आहार लेते समय ये ध्यान रखें कि जो भोजन आप शामिल कर रहे हैं उसमें उपस्थित कार्बोहाइड्रेट आपके स्वास्थ्य के लिए कितने लाभकारी हैं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो जाना आपने कितना ज़रूरी है कार्बोहाइड्रेट भी, और ये सारी जानकारी आपको पोषण माह के तहत हमने यहाँ पे दी, क्योंकि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।
है।